आत्मज्ञानी निर्घ्न सद्गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। कोई बात शुरू करें और कहें इससे पहले एक छोटी सी घटना। हुआ यूं कि एक बॉस लंच कर रहा था। अब वो बॉस परफेक्शनिस्ट, उसे हर चीज़ समय पर और बिल्कुल सही सलीके और तरीके से चाहिए। उसका हर काम फिक्स्ड था। उसके जो नौकर थे, उसके जो सर्वेंट्स थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि बॉस को कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कैसे परोसनी है, वो कितना खाएंगे, कैसे उनकी प्लेट में वो सामान रखा जाना चाहिए और वो किस क्वांटिटी में खाएंगे, उनको कौन सा स्पून चाहिए, कौन सी बोल चाहिए, हर चीज़ फिक्स्ड थी। नौकर भी समझदार था, जो उनका हेल्पिंग हैंड था वो समझदार था, वो जानता था कि कैसे ट्रीट करना है बॉस को। और बॉस का गुस्सा, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं अक्सर उनका गुस्सा भी बड़ा तेज़ होता है। ज़रा सा कुछ जो उनके परफेक्शनिस्ट पिक्चर है उससे ज़रा सा कुछ हिलडुल जाए, उनका पारा 7वें आसमान पर। और ऐसा ही था ये बॉस। तो जो खाना परोस रहा था, उनका आदमी खाना परोसते परोसते हुआ यूं कि जो शर्ट था उसके कफ पर एक छींटा जा गिरा। अब तो जिस नज़र से बॉस ने देखा उस आदमी को, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। समझ गया आज तो नौकरी गई। और सिर्फ नौकरी नहीं गई, बैंड भी बुरी तरह से बजनी है। उसने आव देखा न ताव, उसने पूरा की पूरा बोल जो सूप का था, गर्मा गर्म सूप का, वो बॉस पर गिरा दिया। अब तो आप हालत सोच सकते हैं क्या बॉस की नज़र रही होगी, क्या आवाज़ रही होगी, गुस्सा रहा होगा। इससे पहले कि वो बॉस बरसता, उसने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहा, आई एम वेरी सॉरी बॉस, मुझे पता है आप मुझे नौकरी से तो निकालने ही वाले हो, मुझ पर गुस्सा भी करने वाले हो, मुझ पर फाइन भी लगाने वाले हो, लेकिन मैंने जानबूझकर ये बोल गिराया। अब जो बॉस था वो हैरान हो गया, बोले तुमने जानबूझकर क्यों गिराया? वो एक्चुअली हुआ ये ना बॉस कि वो इससे पहले जो वो एक ड्रॉप आपके कफ पर लगा था वो गलती से लगा था, लेकिन तब भी आपका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि मेरी नौकरी गई। अब वो एक ड्रॉप अगर जो सूप आपके कफ पर लगा है, मैं अगर किसी को बाहर जाकर बताता या आप किसी को बताते कि उस एक ड्रॉप के कारण आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो लोग क्या कहते कि बरसों की नौकरी, बरसों का वफादार सेवक, बरसों की इतना डेडिकेशन से काम करने वाले बंदे को केवल एक ड्रॉप सूप गिरने से आपने नौकरी से निकाल दिया। लोग आपके बारे में क्या बातें करते। तो मुझे लगा कि मैं पूरा ही सूप गिरा दूं। कम से कम एक वैलिड रीज़न तो हो आपके पास कि आपके बंदे ने जानबूझकर आपके ऊपर गर्म सूप गिराया और आपका महंगा सूट खराब कर दिया। आपके पास एक वैलिड रीज़न होगा मुझे नौकरी से निकालने के लिए। अब आप बेझिझक मुझे निकाल सकते हैं। हैरान हो गया बॉस अपने आदमी का ये डेडिकेशन देखकर, उसके जॉब के प्रति, अपने बॉस के प्रति ये वफादारी देखकर कि चाहे कुछ हो जाए उसके बॉस को कोई कुछ नहीं कहना चाहिए। वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। अक्सर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी चीज़ का कुछ रिटर्न में एक्सपेक्टेशन लिए हमारा साथ देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे क्लासमेट्स, हमारे कलीग्स, बहुत सारे लोग बिना कुछ चाहे दे आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प अस आउट। कभी कभी किन्हीं कारणों से, कोई भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, या कभी कभी बाय मिस्टेक वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे फेवरेबल नहीं होता, तो हम उनसे संबंध तोड़ लेते हैं, रिश्ता ही तोड़ लेते हैं और उन्हें अपनी वो जो कहते हैं ना क्रॉस लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। और अनजाने ही हम ऐसे रिश्तों से अपना हाथ धो बैठते हैं। वो जो मदद हमें आज तक मिली उसके प्रति हम एक चुटकी में अनग्रेटफुल हो जाते हैं। एक चुटकी में हम वो सारा प्रेम, हम वो सारा सहयोग भुला देते हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से।
हमें उनके पहले की गई सारी मदद, उनका वो प्यार याद नहीं आता। याद रहती है तो सिर्फ वो लास्ट गलती, और उस एक गलती के कारण हम अपनी लाइफ में कितना बड़ा लॉस उठाते हैं, इसका हम कोई हिसाब किताब नहीं रखते। आखिर हम तो हम हैं, हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हमारा वो लिस्ट इतनी लंबी है। और अब जब वो एक गलती उसकी नज़र आ गई है और हमें पता है लोग हमें कहेंगे क्या हो गया, माफ़ी कर देता इस एक गलती पर, उसको इस एक मिस्टेक को लेट गो कर देता। और तब हम अपने पास्ट में जाकर उनकी वो छोटी छोटी गलतियाँ जिसे हमने सो कॉल्ड लेट गो किया था, उसकी भी पूरी लिस्ट निकाल लाएंगे। अरे आपको पता नहीं है, मैंने तो इससे पहले भी कितनी बार लेट गो किया, ये देखो इस टाइम उसने ये गलती की, ये देखो इस टाइम उसने ये गलती की। अब बताइए ज़रा, पूछिए अपने आप से, क्या आपने वाकई उस मिस्टेक को, उस गलती को लेट गो किया था? नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया था। और इग्नोर भी किस तरह से कि आपने रिएक्शन और रिस्पॉन्स अपने भीतर सेव करके रख लिया था। वो गलती आपने बिल्कुल एक्नॉलेज की और वो गलती एक्नॉलेज करके उसका रिएक्शन आपने स्टोर कर दिया। आपने सिर्फ उसे स्क्रीन पर नहीं आने दिया। अगर लेट गो किया होता तो सही अर्थों में लेट गो होता कि आप वो एक्सेप्ट करते कि यस इट वॉज बाय अ मिस्टेक, इट वॉज रियली अ मिस्टेक एंड इट वॉज नॉट मेंट टू बी। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, एक गलती थी, हो गया अनजाने में। ओके फाइन, आई एक्सेप्ट माई फ्रेंड कंप्लीटली, आई एक्सेप्ट माई पेरेंट्स, एनीबडी, कोई भी रिलेशन जिससे वो गलती हुई उसे मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। उस एक गलती के कारण आप अपने उस मित्र को, उस परिवार के सदस्य को, अपने उस करीबी रिश्ते को यूँ नहीं जाने देते। तो हम समझें कि हम जिसे कहते हैं ना लेट गो करना, उस लेट गो करने का अर्थ है कि वो रिएक्शन हमारे अंदर रजिस्टर ही ना हो, बिल्कुल भी रजिस्टर ना हो। अक्सर हम रिएक्शंस को रजिस्टर करके सेव करते हैं और यही कारण है कि जब एक हल्की सी ऐसी कोई घटना हमारे सामने आती है तो वो पुराने सारे रिएक्शंस, वो पुरानी सारी गलतियाँ हम फिर से स्क्रीन पर ले आते हैं। वो स्टॉक हमारे अंदर मेंटेन्ड है। सो सही अर्थों में लेट गो करें और रिश्तों को हाथ से ना जाने दें। आफ्टर ऑल ये रिश्ते, ये सहयोग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम अकेले जी नहीं सकते। हम ज़रा अपने आसपास देखें, कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने सबसे प्यारे रिश्ते दांव पर लगा देते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में भाई भाई से दूर हो जाता है, और वो प्रॉपर्टी कैसी जिस पर वो भाई कभी नहीं जाकर रहने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी ही घटना हुई। राजस्थान के एक गाँव में उनका पैतृक संपत्ति थी और वो जो महाशय थे वो शिफ्ट हो चुके थे एक महानगर में। आज उन महाशय के पास बेतहाशा प्रॉपर्टी थी और अब उनके बेटे उस प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ रहे थे। सारा कुछ डिवाइड हो चुका था अच्छे से, लेकिन एक बंगलो था, एक 4 कमरों का आलीशान बंगलो था जिस पर दोनों भाई अड़े हुए थे। और हालात ये थे कि एक प्यार भरी जॉइंट फैमिली जहाँ सब लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, साथ बैठकर छुट्टियां मनाते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, वो परिवार सिर्फ इस एक बंगलो के कारण अलग अलग हो गया। माँ बाप बड़े दुखी होते। आखिर एक दिन पिता ने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों को अलग से बोला कि मैं इस बंगलो को तुम्हारे नाम करने को रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे साथ राजस्थान की जो हमारी पैतृक हवेली है वहाँ चलना होगा और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैं चूज़ करूँगा। मरते क्या न करते, दोनों बेटे जो आज रईस थे, कई गाड़ियों के मालिक थे, अपने पिता के साथ लोकल जो बस चलती है उसमें जाने के लिए तैयार हो गए। अब हुआ यूँ कि जब बस में बैठे तो लोकल बस थी स्टेट ट्रांसपोर्ट की, उसमें मात्र 2 सीटें मिली। अब उन 2 सीटों में 3 जने बैठना,
अब पिताजी तो वृद्ध थे, तो पिताजी को एक सीट दे दी गई। अब 10 घंटे के सफ़र में थोड़ी देर बड़ा भाई बैठता, थोड़ी देर छोटा भाई बैठता, फिर किसी तरह तीनों ने एडजस्ट करके कभी तीनों बैठ गए, कभी किसी तरह से करके, लेकिन चले। और पिता ने पहले ही शर्त रख दी थी कि अगर तुम ज़रा भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से लड़े तो मैं तुरंत रिवर्स हो जाऊंगा, मैं वो यात्रा आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों जने पहुँचे अपने पिता के साथ उस पैतृक गांव में जहां उनकी बड़ी सी हवेली थी। हवेली अब जर्जर हो चुकी थी, बियाबान सुनसान, चारों तरफ जगह जगह कबूतर के जो घोंसले थे, बड़े बड़े मकड़ी के जाले। और उसके बाहर पहुंचकर अचानक पिता जैसे उनका दिल भर आया और वो बाहर गेट खोलते ही सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। दोनों बेटे पास आई, क्या हुआ पापा, आप थक गए क्या, कुछ पेन हो रहा है? तो वो पिता बोले, बेटा इस हवेली को गौर से देखो और अपना बचपन याद करो, कैसे तुम दोनों ने यहाँ अपना बचपन अपने कज़न्स के साथ बिताया। चारों तरफ तुम सबकी किलकारियाँ गूंजती थी, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से लड़ पड़ा इस हवेली के लिए। बरसों कोर्ट केस चला और अच्छा भला हमारा परिवार सेपरेट हो गया। हम दोनों भाई लड़ते रहे, हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई। मैं उस महानगर में शिफ्ट हो गया और तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारे ताया जी, वो चले गए विदेश। आज ये हवेली जहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, जहाँ तीज त्योहार पर चारों तरफ मंगल गीत गूंजते थे, आज यहाँ कबूतरों की गुटर गूंज रही है। लेकिन इस एक हवेली के लिए जो आज बियाबान पड़ी है, जहाँ मुझे भी नहीं रहना था ना उन्हें रहना था, हम दोनों भाइयों ने इस हवेली के लिए, इन पत्थर की चार दीवारी के लिए अपने रिश्तों को गवा दिया। आज मेरा भाई, मेरे वो प्यारे प्यारे भतीजे भतीजियाँ मुझसे लाखों मील दूर है। आज चाह कर भी मैं उस रिश्ते को फिर से ज़िंदा नहीं कर सकता। अच्छा, ये छोड़ो मेरी पुरानी बातें, मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो 10 घंटों का सफ़र तय करके आए, उस सीट के लिए तुम दोनों क्यों नहीं लड़े? अब बेटे मुस्कुराए, क्या पापा आप भी, और वो सीट कौन सा हमको साथ लेके जानी है, कौन सा हमारी मालकियत है उस पर? थोड़ी देर बैठना था, सफ़र किसी तरह गुजारना था, गुजार लिया। थोड़ी देर भैया बैठ गए, थोड़ी देर मैं बैठ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उनके पिता ने कहा, बिल्कुल यही बात है, जो चीज़ हमें साथ ले जानी नहीं, सिर्फ एक हमारी ज़िंदगी का सफ़र तय करना है, और वो सफ़र भी उस जगह पर परमानेंट नहीं है, क्योंकि कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम भी बड़े घरों में मूव करोगे, फिर एक घर के लिए क्यों लड़ना झगड़ना? अरे जब तक हो दोनों भाई मस्त होकर रहो, दोनों का जॉइंट उस पर मालिकाना हक रहे। कुछ दिन तुम रहो, कुछ दिन वो रहे, और जब तुम्हारा मन करे तब आकर उस घर में रहो, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करो, अपने बच्चों से अपने बचपन की ये खूबसूरत यादें ना छीनो, उन्हें एक परिवार की तरह रहने दो। कल को वो भी चले जाएंगे बाहर, पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके अपने परिवार होंगे, लेकिन कम से कम तुम उन्हें एक परिवार दो, प्रेम भरा परिवार, जहाँ पर कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ इंच ज़मीन के लिए रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि प्यार से जोड़े रहते हैं। उन बेटों को अपने पिता की बात कितनी समझ आई ये तो हम नहीं जानते, और उस पर चर्चा करने का कोई मुद्दा भी यहाँ नहीं बनता। बात सिर्फ इतनी है कि हम ज़रा देखें कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। जिन चंद रुपयों के लिए, चंद इंच ज़मीन के टुकड़ों के लिए हम रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, हमें मिलने वाले प्रेम प्यार सहयोग को भूल जाते हैं, क्या वो उचित है? ज़रा देखें कि हम आज संपन्न किससे हैं, समृद्ध किससे हैं? अपने बैंक बैलेंस से, अपने प्रॉपर्टी से, या हमारे जीवन में उन मित्रों से, उस मिलने वाले दुआओं, आशीर्वाद, प्रेम प्यार से, सहयोग से? अपना बैंक बैलेंस खुद डिसाइड करें कि बैंक बैलेंस कैसे समृद्ध बनेगा। जय हो।